हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी जनाब। भाईजान कैसे हो? ठीक हो साहब? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाए भाई? हेलो। भाई हम भी ठीक ठाक। क्या हो रहा है? कैसे ही है? तलहाए तलहाए की हाल चाल ने? वो ये सर किधर हैं? सर की आवाज नहीं आ रही। सर जी किधर चले गए आप? ओए ओ हमजा तो किथों आ गया? तलहा। हेलो। अस्सलाम सही है। वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अपना हेलो। जी जी वलीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसी सेहत भी ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। ये लें तो आपको सर दिखा वो देते हैं। बात, ये लें। ठीक है। सर कसम से यही बात कहनी थी मैंने सर आपकी। ये कैमरा ना बंद कीजिएगा सर। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सर इससे आपको देख कर ना तो तसल्ली होती है कि हाँ है सर। समझ सुभान अच्छी आती अल्लाह। है। अच्छा, आपका ख्याल है वरना कोई और बोल जाता है। सर वो नहीं, वो इंग्लिश की क्लास में ना वो मजा नहीं आ रहा, तो ये कैमरा ना ऑफ कीजिएगा प्लीज। अच्छा चलो, इससे कर लेते जी। हैं। और कोई बात? नहीं सर, और कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। चलो। ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज योर बिजनेस कम्युनिकेशन क्लास एंड लेट्स हैव अ स्टार्ट। कुछ चीज़ें आपने स्टडी कर ली हैं, कुछ हम उससे आगे अब जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये आपके सामने है मीडिया और उनकी अप्रोप्रिएशन के कहाँ पे ये अप्रोप्रिएट होंगे, हम कब किस वाले मीडियम को यूज करेंगे। ये लेटर और एडवर्टिजमेंट हम इसमें से रीड कर चुके हैं। लेटर में मैं आपको फिर बता देता हूँ कि इसमें क्या था। हमने इसे कहा कि फॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दैट रिक्वायर्स एन ऑडिट ट्रेल। लेकिन बात फिर वही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप इनको एक्सटर्नली ही यूज़ करेंगे। एक्सटर्नली आप इन्हें यूज़ करते हैं, बेसिकली एक्सटर्नल के लिए ही बना था। लेकिन इंटरनल, जब भी आपका कोई ऐसा इशू होगा जिसमें आप ये समझते हैं कि फॉर्मेलिटी का लेवल ज़्यादा हाई है, उस सूरत में आप फिर लेटर इंटरनली भी लिख लेते हैं। और जब एक्सटर्नली आप जाते हैं ये इन फॉर्मेलिटीज़ पे, उस सूरत में एक्सटर्नली मेमोज भी यूज़ हो जाती हैं। आगे है एडवर्टिजमेंट। ये यूज की जाती हैं एक्सटर्नल इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अपने जो आपके होती हैं उनके लिए तो आप नोटिस बोर्ड को ही यूज कर लेते हैं। एड्स आप यूज करते हैं एक्सटर्नल इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद है वीडियो कॉन्फ्रेंस, एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग दैट इंक्लूड्स विजन विद अ वॉइस। इसमें विजन भी है, साथ वॉइस भी है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये ऐसा भी हो जाता है कि आपका स्टैटिक इमेज लगा हो और साथ आप टेक्सटिंग कर रहे हो, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस समझी जाती है। फिर स्टैटिक इमेज और साथ आपकी वॉइस, वो जो VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर वॉइस आपकी जा रही है और स्टैटिक इमेज है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है। लेकिन असल क्या है कि आपका वीडियो इमेज हो और साथ आपकी वॉइस हो। अब ये चल पड़ी है। फिर फ्रीक्वेंटली यूज फॉर इंटरनल मीटिंग्स बिटवीन ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉइज इन रिमोट लोकेशंस। रिमोट, दूर दराज, डिस्टेंट, दूर की लोकेशंस के लिए जहां पे आपके ग्रुप के लोग मौजूद हैं, एम्प्लॉइज मौजूद हैं, उनके साथ आप कम्युनिकेट करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस यूज कर लेते हैं। कब? इंटरनल मीटिंग्स के लिए। लेकिन अगेन आई रिमाइंड यू व्हेन आई से दैट यू कांट put a check upon these media that they can be used just internally or they may be used only externally. That's not the case. It's up to you people how you use them. लेकिन बेसिकली क्या है कि इंटरनल मीटिंग्स के लिए ये ज्यादा इफेक्टिव है। फिर ड्राइंग्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स।
used to enhance information and make complicated information easier to understand. तो ये जो ड्राइंग, ग्राफ्स और चार्ट्स, इनको आप यूज करते हैं कब? कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन थी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए साथ आपने कोई ड्राइंग यूज कर दी, लोगों को शो किया कि जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो इस तरह से है। यूं समझ लें कि जिस तरह टीचर्स कोई बात करते हुए बोर्ड पे भी कुछ लिख देते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा साथ वो इन्हांस करने के लिए इंफॉर्मेशन, इन्हांस मीन्स इम्प्रूव, वैसे इन्हांस होता है बढ़ाना, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? इम्प्रूव करना, तो इम्प्रूव भी एक मीनिंग है। तो इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। फिर टिपिकली यूज एज पार्ट ऑफ अनदर मीडियम, एक मीडियम चल रहा है उसके साथ दूसरे मीडियम के तौर पे, यानी आपने रिपोर्ट लिखी, रिपोर्ट के साथ ग्राफ भेज दिया, आपने लेटर लिखा, लेटर के साथ आपने कोई पिक्चर, कोई चार्ट, कोई ग्राफ, ये चीज ऐड कर दी साथ, तो इसका भी यूज हो जाती है। उसके बाद फेस टू फेस, appropriate to a multitude of situations occurring both internally and externally, formally and informally. अब ये फेस टू फेस कहीं भी यूज हो सकती है, इनफॉर्मल में भी ठीक है, फॉर्मल में भी ठीक है, इंटरनल में भी ठीक है, एक्सटर्नल में भी ठीक है, खुद आप इन पर्सन कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। Then examples might include a formal internal employee appraisal or an informal external client meeting. अप्रेजल याद रखें, अप्रेजल का प्रेज के साथ कोई भी दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है। अप्रेज का मीनिंग होता है इवेल्युएट करना, टू इवेल्युएट। यहाँ आप इवेल्युएट करेंगे किसको? कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए आप उनकी इवेल्युएशन के लिए सामने बैठ के उनसे पूछते हैं। पूछना क्या होता है, इवेल्युएशन किस तरह होती है ये, कि किसी की कंप्लेंट्स क्या हैं और उसके ग्रे एरियाज क्या हैं, यानी जहाँ पे वो ना कुछ थोड़ा सा यूं समझें कि अगर नॉलेज की बात है उसमें उसके पास नॉलेज नहीं है, अगर किसी स्किल की बात है उसके पास स्किल नहीं है, तो जो भी उसकी जो वीक एरियाज हैं उनको ग्रे एरियाज कहा जाता है। तो उन ग्रे एरियाज को वो चेक करते हैं। फिर ये चेक करते हैं कि उसको ट्रेनिंग की कहाँ पे ज़रूरत है, इसको कोचिंग की कहाँ पे ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें उसकी अप्रेजल में आ जाती हैं। इसके लिए भी आप यूज कर, और इनफॉर्मल एक्सटर्नल क्लाइंट मीटिंग फेस टू फेस, ये एग्जांपल्स हैं, वरना तो इंटरव्यूज आप देखें एक्सटर्नली इंटरनली जितने इंटरव्यूज देते हैं सब फेस टू फेस में। फिर मेमोरेंडा, मेमोरेंडम का ये प्लूरल है, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। जिस तरह से स्टेडियम से स्टेडिया हो सकता है, डेटम से डेटा, इस तरह से स्टेडियम से स्टेडियम्स भी ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा स्टेडियम से स्टेडिया ही करें, लेकिन स्टेडिया और स्टेडियम्स दोनों ठीक है। देन मेमो होती क्या है? बेसिकली याद रखें कि मेमो और लेटर हैं तो ये मैसेजेस जो आप कन्वे कर रहे हैं, रिटन मैसेजेस आप दे रहे हैं, लेकिन फर्क इनका ये है कि मेमो भी एक फॉर्मेट का नाम है, लेटर भी एक फॉर्मेट का नाम है। लेटर हम कहते हैं जब हम ऊपर अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस, उसके बाद फिर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर बॉडी, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, फिर सिग्नेचर एरिया, ये सारी फॉर्मेलिटीज हैं लेटर की। लेकिन मेमो जो होती है इसमें इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं पाई जाती। मेमोज में क्या होगा? मेमोज का फॉर्मेट मेमो का फॉर्मेट देखें किस तरह बनता है। सब्जेक्ट, मेमो इस तरह लिखी जाती है। तो मेमो में फॉर्मेलिटीज का लेवल वो नहीं होता जो लेटर में पाया जाता है। टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, लेटर्स में हम कहते हैं यस, यासिर जहूर,
यासिर बेटा आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैंने कहा सर जो हम असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं ये उस टाइप की नहीं है सॉरी, जो हम असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं आपकी आवाज क्लियर नहीं है, इसमें काफी नॉइज है। तो मेमो में आप देखेंगे जब हम लेटर की बात करते हैं, लेटर में हम जिसको लेटर लिख रहे होते हैं उसके लिए कर्टसी टाइटल्स, प्रोफेशनल टाइटल्स जो भी वहाँ पे सूटेबल हो वो यूज करते हैं। लेकिन जब ये टू लिखते हैं ना, इसमें हम कहते हैं कर्टसी टाइटल भी ना यूज करें, इसमें कोई मिस्टर मुस्टर नहीं यूज करते। इसमें हम सिर्फ यही जो उसका नेम है और साथ डेजिग्नेशन कॉमा लगा के डेजिग्नेशन लिख देते हैं। फ्रॉम में ज़्यादा अपने लिए तो हम वैसे भी मिस्टर नहीं लिखते। सर इसमें जीमेल में जो हम भेजते हैं फाइल वगैरह अटैचमेंट करके, इसमें वो चीज आ जाएगी? असल में जो जो फाइल आप अटैच करते हैं ना, फाइल में तो कुछ भी हो सकता है कंटेंट, लेकिन आपने ये ना ईमेल के ऊपर देखना है कि ऊपर क्या लिखा होता है। ऊपर आपने देखा जी होगा कि आप सिर्फ टू में जाके उसका ईमेल एड्रेस लिख देते हैं, ऐसे ही है ना। जी जी फ्रॉम में आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। और डेट जी भी नहीं लिखने की जरूरत पड़ती, सब्जेक्ट आप लिखते हैं उसमें। तो ये जो फॉर्मेट जी है ना, सर। ये मेमो का, ये ईमेल के करीब जरूर है, क्योंकि या यूं समझ ले बल्कि कि मेमो तो पहले से ऐसी चल रही थी, ईमेल इसके करीब है, लेटर के करीब नहीं है ईमेल, इसलिए जी ईमेल ठीक को है, भी मेमो ही समझा जाता है। ओके सर। जी। Then, ये मेमो हो गया नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड टू इंटरनल यूज। अब नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड है, वही बात अगेन एंड अगेन कि हम किसी भी मीडियम को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। अब नॉर्मली तो इंटरनल के लिए थी, फॉर डिसैमिनेटिंग इंफॉर्मेशन टू स्टाफ बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने जो भी कोई इंफॉर्मेशन स्टाफ को देना होती है उसके लिए वो मेमो यूज करती है। फॉर एग्जांपल क्वार्टरली सेल्स समरीज, 3 माह के बाद जो आपकी सेल्स की समरीज हैं वो अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉयज को बतानी है तो वो मेमोरेंडम के थ्रू बता देते हैं। और नोटिस ऑफ अ फायर अलार्म टेस्ट, अब आपने फायर अलार्म लगाया हुआ है सिक्योरिटी के लिए कि अगर कहीं कोई फायर का केस हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में तो ये अलार्म उसी वक्त ही एक्टिव हो जाए। लेकिन अब आप उसको करने लगे हैं चेक, टेस्ट करने लगे हैं, बस उसके लिए आपके नोटिस भेज देते हैं कि भाई घबराना नहीं है, हम ये चेक करने लगे हैं, लेकिन जो मेजर्स आपको बताए हैं कि आपने अगर निकलना है तो किस डोर से निकलना है, इकट्ठे होना तो कहाँ पे इकट्ठे होना है, और इस वक्त आपने क्या करना है जब अलार्म इस तरह का बजना शुरू हो जाए। तो इसलिए एक नोटिस अगर आप देते हैं तो उसके लिए भी मेमो ही असल में यूज हो रहा होता है। फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में जो भी जितनी फाइनेंस की बातें हैं वो सारी की सारी जिस डॉक्यूमेंट में भी होंगी उस डॉक्यूमेंट को फाइनेंशियल समझा जाता है। दीज डॉक्यूमेंट्स कैन इंक्लूड बोथ इंटरनल फोरकास्ट, इंटरनल आपने यूज करना है और एक्सटर्नल यूज करना है। इंटरनल में क्या है, फोरकास्ट। फोरकास्ट किस चीज की है कि आप पहले से कुछ ना कुछ तो फोरकास्ट करते हैं कि इस ईयर में या इस क्वार्टर में 3 मंथ्स में हमने अपने मार्जिन को, प्रॉफिट मार्जिन को कहाँ पे लेके जाना है, कितनी हमारी इनकम होगी। अब इस सारी चीजें, ये क्या है कि आप इनको फोरकास्ट करते हैं, और फिर ये फोरकास्ट किस चीज की बेस पे हो सकता है, अपनी फाइनेंस को देख के करेंगे, क्योंकि आपने प्रॉफिट की या इनकम की बात करनी है तो डेफिनेटली ये एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बनेगा। एंड एनालिसिस फॉर असिस्टिंग विद परचेसिंग एंड सेल्स, एनालिसिस ये प्लूरल है, जैसे फोरकास्ट प्लूरल, फोरकास्ट्स, इसी तरह से एनालिसिस, SIS अगर हो तो वो सिंगुलर है एनालिसिस, और ई लिख देंगे आई की बजाय तो दैट वुड बिकम अ प्लूरल नाउन एनालिसिस। इसी तरह से क्राइसिस, क्राइसिस में भी आई की बजाय ई कर दो, क्राइसिस प्लूरल हो जाएगा। एंड एनालिसिस फॉर असिस्टिंग विद परचेसिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजीज, तो अब आपने जो एनालिसिस करना होता है कोई भी, अब किस चीज का देखें, परचेसिंग, सेल, आपने जो खरीदना है जो बेचना है, डेफिनेटली इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है, तो ये भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके बनते हैं। इनको आप यूज कहाँ पे कर रहे हैं, फोरकास्ट में या एनालिसिस में। और एक्सटर्नली कहाँ यूज करते हैं, जैसे एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स। एनुअल रिपोर्ट क्या है कि जैसे कोई बैंक साल के बाद रिपोर्ट अपने कस्टमर्स को सेंड करता है तो वो भी फाइनेंस की होती है, कितने पैसे आपने
वो वहाँ पे डिपॉजिट किए, कितने आपने उसमें से विड्रॉ कर लिए। इस तरह से अकाउंट्स हैं, जो अकाउंट्स बने होते हैं बैंक के पास, डेफिनेटली वो बाहर से उनके अपने कस्टमर्स के ही होते हैं अकाउंट्स। इस तरह से आप इनको यूज करते हैं। और बिजनेस प्लान फॉर अ बैंक लोन एप्लीकेशन, किसी बैंक से जब आप कोई लोन लेना चाह रहे हैं, अब दो सूरतें होती हैं इसकी, ये बिजनेस प्लान की। बिजनेस प्लान एक तो ये है कि आप जो भी बिजनेस को कर रहे हैं उससे आगे आप इन्हांस करना चाहें उसको, तो आप बैंक्स को पूरी एक रिपोर्ट बना के देते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या आपकी अगली अंडरटेकिंग है, आप उसमें कितना आपका फाइनेंस आपके पास है, कितना आपको रिक्वायर्ड है, कितनी देर में आपने इसको कंप्लीट करना है। एक तो ये बिजनेस प्लान है। और एक बिजनेस प्लान समटाइम्स कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने कस्टमर्स को वैसी बना के देती रहती हैं कि जब देखा इनका बिजनेस, जैसे गौरमे है, गौरमे को देखा कि इनका काम चल पड़ा है, अब उन्हें वो नया काम बताते हैं, कहते हैं आप भी एक स्कूल बना लें, आप कॉलेज बना लें, यूनिवर्सिटी बना लें, आप चैनल बना लें। तो इसके लिए भी जो वो रिपोर्ट बना के देते हैं वो भी एक बिजनेस प्लान है। तो यहाँ हम बात जो कर रहे हैं वो है बैंक लोन के लिए। बैंक लोन के लिए जो आपने बिजनेस प्लान बनाना है, डेफिनेटली वो भी एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसमें भी फाइनेंस की बात इन्वॉल्व है। Then email. Email is widely used, arguably overused, leading to drowning in email. ईमेल तो इतना यूज हो रही है, बल्कि ऐसे है कि इतना यूज जैसे हम ओवर यूज इसको कर रहे हैं। ड्राउनिंग इन ईमेल ऐसे है कि जैसे हम इसके अंदर ही सारे कवर्ड हो गए हैं। एक है सिंक, एक है ड्राउन। सिंक का मीनिंग होता है पानी के अंदर जाना, और ड्राउन का मतलब होता है डूब के मर जाना। यहाँ ड्राउनिंग, क्योंकि पानी तो है कोई नहीं, यहाँ मुराद ड्राउनिंग से ये है कि बिल्कुल किसी चीज के अंदर कवर हो जाना। कैसे है, जैसे हमारे हर तरफ से इसने हमें कवर किया हुआ है, ईमेल ने किसी के अंदर ही छुप गए हैं, जैसे कंसील कर लिया इसने थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशंस बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो ईमेल इंटरनली भी यूज हो रही है, एक्सटर्नली भी यूज हो रही है, फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी। Often used internally for posting information such as instruction manuals and policies and procedures. तो इसको इंटरनली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, किस लिए, ताकि आप इंफॉर्मेशन पोस्ट कर दें इस चीज की। जैसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है कि कोई मशीन है वो किस तरह यूज करनी है, कोई काम किस तरह करना है, पॉलिसीज प्रोसीजर्स आप बताते रहते हैं ईमेल्स के थ्रू। फिर है कुड ऑल्सो बी अडॉप्टेड फॉर एक्सटर्नल यूज फॉर कीपिंग customers up to date with product offerings, technical updates and other company information. तो इसमें भी यूज हो जाता है, जैसे कस्टमर्स को आपने अपडेट करना है किस चीज के बारे में, प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं, नई आपकी ऑफर्स आ जाती हैं, ये चीते पे जैसे आपने पिज्जे पुजे काफी खाए हुए हैं, वो सारी इस तरह की चीजें ये सेंड करते रहते हैं आपको मैसेजेस। तो ये बहरहाल यहाँ तो ईमेल की बात हो रही है। फिर टेक्निकल अपडेट्स एंड अदर कंपनी इंफॉर्मेशन, टेक्निकल अपडेट्स हैं या कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन वो ईमेल्स के थ्रू आप दूसरों को सेंड करते रहते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स, इससे मुराद आपने बोर्ड को स्क्रीन नहीं समझना, ये ना समझें कि जिस तरह ये बोर्ड व्हाइट बोर्ड आपके सामने है तो इस तरह से, या कोई स्क्रीन जैसे कोई ये इसके लिए मल्टीमीडिया के लिए यूज की, ऐसी कोई चीज नहीं है। बोर्ड से मुराद आपने बोर्ड ऐसे ही समझना है जैसे फैसलाबाद बोर्ड, अब उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उसमें स्क्रीन तो नहीं लगी होती, वो तो लोग होते हैं। तो ये लोगों को मिला के एक इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स बना दिया जाता है। किस तरह से क्या करेगा, अब अगर आप देखें इसमें, तो ये ऑफ्टन यूज इंटरनली जो है, ये ऊपर वाले दोनों लास्ट पॉइंट्स सेम है, वही वही जो ऑफ्टन यूज इंटरनली फॉर पोस्टिंग इसमें भी लिखा हुआ है। सेकंड आप देखेंगे उसमें भी वही कुछ ही है। वो क्या है कि कुड ऑल्सो बी अडॉप्टेड, वो ऊपर वाला ही है। डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि ईमेल जो होती है इसको हम समझते हैं कि ये प्राइवेट होती है, और इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड जो होते हैं ये पब्लिक हो जाते हैं, एक प्राइवेट एक पब्लिक। यूं कि आपने जैसे एक ग्रुप बना लिया व्हाट्सएप पे, अब व्हाट्सएप पे ग्रुप में जो मैसेज करेंगे वो तो सबके लिए होगा, लेकिन जो किसी के नंबर पे करेंगे वो उसका पर्सनल होगा। तो इस तरह से ये ईमेल एक आदमी के लिए आप यूज कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स ये पब्लिक हो जाते हैं, ये प्राइवेट नहीं रहते।
इसके बाद है यूनिवर्सल्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते किसको हैं। इंटरपर्सनल मीन्स, इंटरपर्सनल वो है जो दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन हो, लेकिन हो कैसे, टर्न बाय टर्न। अगर एक बोल रहा है दूसरा भी बोले, एक अगर मे बी आप नॉन वर्बली मैसेज दें फिर भी ठीक है, नॉन वर्बल में आपने डिलिबरेटली मैसेज दिया, उसने डिलिबरेटली उसका नॉन वर्बल मैसेज दिया फिर भी ठीक है। और ये भी है कि अगर आपका वर्बल मैसेज है, आपने बोल के मैसेज दिया और दूसरे पर्सन ने आगे से सिर्फ कुछ जेस्चर दिया, वो भी इंटरपर्सन में शामिल है। आपने कहा मे कम इन सर, टीचर ने जस्ट एक नोट दिया आपको, ये क्या है, कम्युनिकेशन तो हो गई। लेकिन एक है कि एक आदमी तो बोलता है, दूसरे को वो बोलने की परमिशन ही नहीं है, ये जितनी होगी ये वन वे कम्युनिकेशन होती है। और इंटरपर्सनल सारी की सारी टू वे कम्युनिकेशन है। और टू वे कम्युनिकेशन हम उसको मानते हैं जिसमें दोनों के पास बोलने का या मैसेजेस को एक्सचेंज करने का इक्वल चांस हो। इक्वल चांस जरूरी नहीं है कि वो बोले भी, चांस मौजूद रहे वो। अगर वो चांस मौजूद है तो इसका मतलब है कि ये आपकी टू वे कम्युनिकेशन ही हो रही है। अब देखेंगे टीचर्स हैं, वो आपसे जब बात करते हैं तो बात तो उनकी चल रही होती है, लेकिन चांस पूरा मौजूद होता है, आप जब चाहें हैंड रेज करके बात कर सकते हैं उनसे। लेकिन एक अगर वीडियो लेक्चर है उसमें तो ऐसा कोई चांस नहीं है, पब्लिक स्पीच है उसमें कोई चांस नहीं, नेशन को प्राइम मिनिस्टर साहब एड्रेस करें, कोई चांस नहीं आपके पास कि आप भी अंदर बोले। हाँ, जहां चांस है, चांस देखें, ना बोलना वो आपकी मर्जी है कि आप मुझे कोई मैसेज देते हैं, आपने कोई मैसेज दिया, मैंने सुन लिया, मैं नहीं बोलना चाहता, मैं बस कोई हाथ हिला दिया या बस ठीक है मैंने समझ लिया, जिस तरह भी, कि उसमें आप 10 मिनट की बात करते रहें, मैं बोलना नहीं चाहता उसमें, लेकिन मैं समझ रहा हूं और अगर मेरा दिल चाहे तो मैं अंदर बोल सकता, चांस मौजूद हो तो ये टू वे होगी। A number of scholarly writers use a model सर जो गेस्चर वगैरह का आपने कहा, ये भी gesture, बेटा gesture, gesture नहीं कहना है, क्या कहना है, क्या है वो उसने बंद ही कर दिया। वेरी गुड। जेस्चर, जीम की साउंड के साथ जेस्चर, जे की साउंड जो है। A number of scholarly writers use a model called the universals of communication to describe the various components of interpersonal communication. Simile और इसमें दोनों बंदे जेस्चर से बात कर सकते हैं। कर सकते हैं। फिर आपने गेस्चर ही कहा, ये गेस्चर नहीं कहना, जेस्चर, जेस्चर। हाँ, ये याद रखना कि लैंग्वेज मेरा सब्जेक्ट है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होते एक गेस्चर वगैरह, सही बोल। So universals of communication to describe the various components of interpersonal communication. तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए कई मॉडल्स बने हैं। अब इसमें यूनिवर्सल्स हमने देखने कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। द मॉडल इंक्लूड्स 10 कंपोनेंट्स एज फॉलोज। ये कम्युनिकेशन के अंदर जरूर होंगे, इनके बगैर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो नहीं सकती। जैसे सोर्स, रिसीवर, एक सेंडर हो एक उसका रिसीवर हो। अब इसमें ये जो है सेंडर रिसीवर का होना, वो तो डेफिनेटली अब जहां भी कम्युनिकेट करेंगे सेंडर रिसीवर होंगे। आपने बोर्ड लगा दिया बाहर टिप्स कॉलेज, अब उसको पढ़ के तो कोई नहीं आपको बता रहा कि मैंने पढ़ लिया जी आपका बोर्ड अच्छा है, ये तो कोई नहीं आप कहता। कम्युनिकेशन तो वो भी है, उसमें भी कोई सेंडर है, आप रिसीवर भी हैं। और इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो लेक्चर्स हैं, किसी का लेक्चर आपको रिकॉर्डेड दिया जाता है, आप सुनते हैं, तो डेफिनेटली उसमें भी सेंडर रिसीवर तो हो गए। आपने लेटर लिखा किसी को, लेटर आज लिखा, 3 दिन के बाद पहुंचा, उसने पढ़ा, फिर 3 दिन के बाद आपको उसका कोई रिप्लाई मिला, सेंडर रिसीवर तो इसमें भी है। लेकिन यहां हम ये समझते हैं कि सोर्स और रिसीवर ऐसे सेंडर रिसीवर जो एट अ टाइम सिमल्टेनियसली कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो, एट अ टाइम, और दोनों को पता हो कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब देखें, जिस बार लेटर लिखेंगे किसी को, अगले आदमी को तो कोई पता नहीं आप लेटर लिखें, रिटर्न इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन कौन सी रिटर्न, जहां पे जो सेकंड पर्सन है
वो जानता हो कि आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे करते हैं जब, तो वो ऊपर लिख रहा होता है टाइपिंग, आप लिख रहे हैं, दूसरे को नजर आ रहा होता है टाइपिंग। ये क्या चीज होती है कि आप और दूसरा पर्सन दोनों एट अ टाइम कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं। यानी रिटर्न में भी हो सकती है, ओरल में भी हो सकती है, नॉन वर्बल में भी हो सकती है, लेकिन कब? जब दोनों को बताओ कि हम कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं। अब ये जो आप टेक्सटिंग करते हैं ना, टेक्स्ट मोबाइल में टेक्सटिंग भी होती है, अब तो टेक्सटिंग का रिवाज जरा कम हो गया। अब टेक्सटिंग उसको हम कहते हैं कि ये वाली जो है ये इंस्टेंट चैटिंग में, इंस्टेंट मैसेजिंग में नहीं आती। इंस्टेंट हम लेते हैं सिर्फ ये व्हाट्सएप वगैरह को। इसकी क्या रीजन है? हालांकि आप अगर उधर हैं, देखिए चैटिंग आपकी वो तो टेक्सटिंग के थ्रू भी हो सकती है, लेकिन उसमें पता नहीं चलता कि दूसरा पर्सन इन्वॉल्व है या नहीं है। व्हाट्सएप पे जितनी भी है उसमें आपको साफ पता चल रहा होता है। इस वजह से ये जो ऑनलाइन चलती है, इसने आके रिटर्न को इसमें ज्यादा इंक्लूड किया है। वरना चैटिंग तो लोग पहले भी करते थे, हो जाती है चैटिंग तो हो जाएगी, लेकिन दोनों पर्सन्स को ये फीलिंग जरूर हो उनकी कि हम दोनों इस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व। An interpersonal communication requires at least two persons, the sender, source, and the receiver. एक सोर्स और एक रिसीवर, यानी सेंडर रिसीवर ये जरूर हो। कहाँ पे हो? एट अ टाइम, दोनों ही कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो। Furthermore, the universal model states that interpersonal communication needs to be two-way. टू-वे होना इसका जरूरी है कि अगर एक को चांस मिल रहा है बोलने का, दूसरे को चांस हो बोलने का, चांस। बहुत सारी कम्युनिकेशन हमारी ऐसी है कि बाहर आपको वो वन वे लगेगी, लेकिन वो टू वे हो जाती है। जैसे स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स की जो कम्युनिकेशन, टीचर अब लेक्चर देते हुए उसमें स्टार्ट तो चाहे वो वन वे से कर दे। वो वन वे से क्यों स्टार्ट कर रहा है? कि उसमें चांस में भी उस वक्त तक ना दिया हो उसने किसी को, वो इसका मतलब वन वे से स्टार्ट कर लिया उसने। जब चांस दे दिया, जैसे क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है एंड पे, तो ये टू वे हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अ पब्लिक स्पीच इज वन, पब्लिक स्पीच वन वे, उसमें आपको कोई चांस नहीं है, एंड देयरफॉर नॉट कंसिडर्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसलिए इंटरपर्सनल में आती भी नहीं है। उसको हम वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं, एक को वन वे और दूसरी को टू वे या इंटरपर्सनल। इनकोडिंग डिकोडिंग, एक ही वक्त में एक इनकोडर और साथ उसका डिकोडर ये मौजूद हों। इनकोडिंग डिकोडिंग सिमल्टेनियसली। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यस यासिर। सर ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने पब्लिक स्पीच की बात की है, जी उसके अंदर आपने कहा कि चांस नहीं होता, वन वे होती, तो जी। उसके अंदर फीडबैक का चांस तो होता होगा, मतलब स्पीच के बाद, कि नहीं? अक्सर कॉन्फ्रेंस जैसे होती हैं। एक्चुअली जिस तरह की कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं ना, उसका पूरा रिस्पॉन्स अगर तो वो देने का चांस मौजूद है फिर हम कहेंगे, और वो भी एंड पे आके तो हो सकती है। जैसे मैंने लेक्चर की आपको एग्जांपल दी ना, कि टीचर ने लेक्चर दिया, स्टार्ट में तो उसने नहीं बोलने दिया किसी को, उसने कहा कि लेक्चर के दौरान किसी ने बोलना नहीं है, अभी ये वन वे चल रही है। जब उसने चांस दे दिया आपको कि आप पूछ सकते हैं, अब टू वे होगी, वो चाहे पब्लिक स्पीच हो या लेक्चर हो। गॉट इट? Interpersonal communication requires the message to be reduced to written or spoken form. Encoding, इसमें written या spoken ये हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ written और spoken हो, नॉन वर्बल भी हो सकती है। इसमें क्या है कि इसमें आप इनकोड करें उसे। इनकोडिंग जो होती है, इसमें याद रखिए कि हम यहाँ पे जो डिलिबरेट कम्युनिकेशन उसकी बात कर रहे हैं, वरना कुछ ना कुछ तो इनकोडिंग चल ही रही होती है। अब किसी ने बात करते हुए देखें, अगर वो उसके सर में खारिश हुई, उसने खारिश भी कर लेनी है, इससे आपको मक्खी आई, उसे मक्खी को भी उड़ा देना है, लेकिन ये मैसेज का पार्ट नहीं है। इसी तरह से जो आपके सामने लोग बैठे हुए हैं, वो जो बात आपकी सुन रहे हैं, तो अगर तो आप उनसे कुछ पूछ रहे हैं और उन्होंने उसका कोई जेस्चर दिया, यहाँ तो ये तो टू वे हो जाएगी। लेकिन वैसे जो वो बैठे हुए हैं, आप अब देखें, एक आदमी उसकी जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है, जैसे वो बहुत ज्यादा फेड अप है आपकी स्पीच की वजह से, लेकिन वो उस वक्त तक हम उसको रिलायबल नहीं मानेंगे
जब तक कि वो खुद आपको बताए ना या ये उस आपके साथ इंटरेक्ट ना करे। उसके हो सकता है कोई चीज़ ऐसी कोई काटने वाली हो, कोई बेड़ हो, कोई ये बी हो, उसने काटा, इसकी वजह से उसकी बॉडी लैंग्वेज आप समझ रहे हैं कि मेरी बात पे कर रहा है, उसका उसका कोई ताल्लुक ही कोई नहीं। तो ये डिलिबरेटली मैसेजेस एक्सचेंज करना इसमें शामिल है। डिलिबरेटली इनकोड करें, डिलिबरेटली डिकोड करें। फिर इनकोडिंग सेंट साउंड एंड लाइट वेव्स, आवाज के थ्रू पहुंचा दें या नजर आ रहे हैं आप, इस तरह से हो जाए। देन डिकोडेड बाय द रिसीवर, और रिसीवर उसको डिकोड भी करे। यस आई एम सर ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस तरह के क्वेश्चन इसके बारे में पूछ सकता है वो? आपको मैंने कुछ क्वेश्चन लिखवाए थे। यस आपको उसी तरह के क्वेश्चन आने होते हैं। बाकी आप ये देखेंगे आपके पास क्वेश्चन बैंक है ना, उसमें चेक करें। ठीक। हाँ जी, क्वेश्चन बैंक से आपने ये इसको क्वेश्चन को समझना। मैंने तो स्टार्ट में आपको सिर्फ कुछ वैरायटी बताई थी कि क्वेश्चन इस तरह हो सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। ये इधर जरा गलत लिखा हुआ है, कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस। ये पुरानी बुक का जो इमेज है, अब नई में तो कॉम्पिटेंस ही लिखा हुआ है, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। कॉम्पिटेंस इन कॉमन लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव इनकोडिंग डिकोडिंग। कॉम्पिटेंस दो तरह की है। आपको कॉम्पिटेंट होना चाहिए व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन, दो चीजों में। किस किस में? एक तो जो लैंग्वेज जिसमें कम्युनिकेशन हो रही है, आपको लैंग्वेज आती हो। आगे वो लैंग्वेज के अंदर की चीजें हैं कि जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो भी आते हों। और दूसरी बात यह है कि कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आप कॉम्पिटेंट हो। आपको पता हो कि किस वक्त क्या बात करनी है, किस वक्त बोलना है, किस वक्त चुप रहना है, किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह के मैसेजेस आपने देने हैं। ये सारी कम्युनिकेशन की कुछ ये एटिकेट है। एटिकेट्स जो है ना वो छोड़ दें आप, वो कोई वर्ड नहीं है। एटिकेट एक तो प्रोनाउंसिएशन, दूसरा उसका प्लूरल भी कोई नहीं है। एटिकेट अनकाउंटेबल नाउन है, सेट ऑफ मॉरल्स हैं। किसी भी जगह पे जो आपने जिन असूलों में, जिन ज़ाब्ता अखलाक में रहना है, वो सारे को मिला के एटिकेट कहा जाता है। ETIQUE एटिकेट। तो ये दो चीजों में आपका कॉम्पिटेंट होना जरूरी। कॉम्पिटेंस इन अ कॉमन लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव इनकोडिंग डिकोडिंग। फर्दरमोर कॉम्पिटेंस इन कम्युनिकेशन स्किल्स इज आल्सो रिक्वायर्ड। और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आप कॉम्पिटेंट हो। फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ द मोड ऑफ एड्रेस, ईजी एड्रेसीज पोजीशन। अब वो जो एड्रेसी है आपका, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, जिसके साथ बात कर रहे हैं रिटन या ओरल, उसका मोड ऑफ एड्रेस। अब वो जनरल मैनेजर है, एक्सपोर्ट मैनेजर है, इंपोर्ट मैनेजर है, डायरेक्टर है, कैशियर है, वो क्या है, उसी के साथ उसको एड्रेस किया जाए। व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू कीप साइलेंट। अब देखें ये सारी चीजें कम्युनिकेशन की आ रही हैं, लैंग्वेज की नहीं है। लैंग्वेज तो सिर्फ इतना कि आपको लैंग्वेज आती हो। दूसरा क्या है कि आप ये भी जानते हो कि किस वक्त बोलना है, किस वक्त चुप रहना है। एंड बीइंग एबल टू अडैप्ट द मैसेज इन रिलेशन टू द कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आप मैसेज को अडेप्ट भी कर सकें कि किस वक्त आपने ये बात करनी है, इस माहौल में क्या ये सूटेबल है भी या नहीं है। जिस वक्त बात करनी है वो देखना है, और किन वर्ड्स के साथ करनी, क्या टोन होनी चाहिए, क्या पिच हो, कितना वॉल्यूम हो, ये सारी चीज़ें देखनी है। मोस्ट ऑफ दी स्किल्स आर इनिशियली लर्नड इन चाइल्डहुड देन डेवलप्ड थ्रू आउट लाइफ। अब ये इस तरह की चीज़ें बचपन में ही आदमी सीखता है, पूरी ज़िंदगी फिर आगे उसको पॉलिश करता रहता है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि आजकल मैनर्स सिखाने का घरों में रिवाज कोई नहीं है, इस वजह से नस्ल पूरी की पूरी अगले से आगे बर्बाद होती जा रही है। अब आप सोचेंगे हमें तो घर वालों ने बड़ा कुछ बताया था, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मेजॉरिटी जो है अब घरों में कुछ भी नहीं रहा। अब तो वो ना पूछते हैं, कहते हैं बच्चों को अगर डांट दिया तो बच्चों का तो कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है, बच्चों को मारना नहीं चाहिए जी, बच्चे का जो वो जहन पे नक्श हो जाता है, वो तशद्दुद पसंद हो जाता है। पता नहीं कहाँ से बातें आ गई हैं। और इसके बाद जो लॉट तैयार हुई है वो सबके सामने रोड्स पे फिर रही है, वो लॉट देखी जा सकती है। इसलिए बचपन ही से बच्चों को, क्योंकि हम कोई अल्लाह के नबी से ज़्यादा सियाने नहीं हैं, जो ये फरमाते हैं मफहूम है कि अल्लाह उस शख्स पर रहमत करे जो घर वालों की तंबीह के बाद से घर में कोड़ा लटकाए रखे। यानी मारना कोई जरूरी नहीं है, लटकाए रखे मतलब क्या है कि
चेक एंड बैलेंस तो हो, पता तो हो बच्चों को, बीवी को पता हो कि भाई ये चीज़ें गलत हैं, ये घर के अंदर हमने किस तरह रहना है, पता होना चाहिए। हकीम लुकमान का कौल आम तौर पे आपने शायद पढ़ा सुना हो कि बाप की मार बेटे के लिए ऐसे है जैसे खेती के लिए पानी है, यानी औलाद के लिए ऐसे है जैसे खेती के लिए पानी। हम कहाँ के समझदार हो गए, मार नहीं प्यार, और रिजल्ट क्या निकला, म्यार नहीं प्यार, म्यार खत्म हो गए, प्यार ही प्यार रह गया बस। मोस्ट ऑफ दीज स्किल्स आर इनिशियली लर्नड इन चाइल्डहुड, बचपन में सीखते हैं एंड देन डेवलप्ड थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी फिर आप इनको डेवलप करते हैं। Messages and their channel. Interpersonal communication involves the sending of a signal to the receiver. कुछ सिग्नल उस तक तो पहुंचेगा ना, आइडिया तो आपके माइंड में है, सिग्नल क्या है जो आपने इनकोड किया, मे बी स्पोकन वर्ड्स, मे बी रिटन वर्ड्स, मे बी सम नॉन वर्बल एक्ट, कुछ भी जाएगा, वेदर बाय जेस्चर, वॉइस, विजुअल, टच, स्मेल, टेस्ट और अ कॉम्बिनेशन देयरऑफ। चाहे आप इनमें से एक एक चीज यूज कर लें, चाहे दोनों यूज कर लें। वॉइस है, वॉइस से आपका एक मैसेज चला गया, एक है वॉइस का जेस्चर भी, आपका हाथ है या आपका हेड है, ये जिसमें यस नो वगैरह आप, तो ये दो दो तीन तीन के साथ कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। द चैनल इज द मीडियम थ्रू विच अ मैसेज इज कन्वेड। मैंने पीछे आपको बताया था जब मीडियम और चैनल को इसने डिस्टिंक्ट किया तो मैंने कहा था आगे जाके इसने मिक्स कर देना। अब चैनल को क्या कर रहा है, मीडियम, हम इसको यूं समझेंगे, द चैनल इज द रूट थ्रू विच अ मैसेज इज कन्वेड। जिस रूट से मैसेज होके जाता है उस रूट को हम चैनल कहते हैं, और जो मैसेज है वो मीडियम है। नॉइज, नॉइज के लिए लिखा सी अबव। अब छत की तरफ देखना ना शुरू कर देना, यानी जो पीछे नॉइज गुजर गया है ये वही है। उसके बाद है सेल्फ फीडबैक एंड फीडबैक फ्रॉम अदर्स। फीडबैक जरूर मिलना चाहिए, फिर ही पता चलता है कम्युनिकेशन का, वरना तो कम्युनिकेशन का पता ही नहीं है। और फीडबैक जो लोग आपको दे रहे हैं उसको हम जज करें, और खुद अपने आप को फीडबैक दें कि क्या मेरी कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स है, द एटिकेट दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड अर्लियर, एम आई फॉलोइंग दैट एटिकेट और नॉट, एम आई कम्युनिकेटिंग विद 100% ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द लैंग्वेज स्किल्स और नॉट। ये सारी चीजें हमने खुद चेक करनी है, अपने आप को फीडबैक दें कि मैं किस माहौल में, जब मैंने ये सुना था कि कम्युनिकेशन किसी को चुप रहना है, किसी को बोलना है, क्या मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, क्या जिससे बोलना उसी वक्त बोल रहा हूँ, जिससे चुप रहना उसी चुप हूँ। ये तो नहीं कि जिस वक्त आपने बोलना था उसको चुप कर गए और जब चुप रहना तो बोल पड़े। नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, टाइम कोई था किया क्या। फीडबैक वॉज इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर, तो फीडबैक पहले भी बात हो चुकी इसकी। In the context of the universals, self-feedback refers to the sender hearing themselves, अपने आप को भी सुने, अपने आप को फीडबैक दें कि मैं क्या कर रहा हूँ, and sensing their movements in order to correct themselves, और अपनी मूवमेंट्स को चेक करें, क्या मेरी मूवमेंट, चलना फिरना, मेरे जेस्चर्स, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन मैसेज के साथ मैच भी करता है, क्या सिंक्रोनाइज्ड है या नहीं है, in order to correct themselves, ताकि हम अपने आप को ठीक करें। rephrase something, अगर कुछ वर्ड्स आप समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है, इन वर्ड्स के साथ बात नहीं करनी चाहिए, तो उनको रीफ्रेज करें, वर्ड्स चेंज कर लें। और कंफर्म द कम्युनिकेशन वाज सक्सेसफुल, और ये भी चेक करें कि मेरी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है, ठीक है या नहीं है। देखिए, एक है कि टीचर क्लास में पढ़ा के बच्चों से कोई फीडबैक आए, उसे खुद भी तो पता होना चाहिए कि भाई मैं जो इतने लोगों के साथ कम्युनिकेट करता हूँ, मेरी समझ में क्या आया इनकी बॉडी लैंग्वेज देख के, इनके फेशियल एक्सप्रेशंस देख के, क्या ये सेटिस्फाइड थे इस बात से जो मैंने की है या नहीं की। तो अपनी कम्युनिकेशन को खुद भी चेक करें। फिर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट हमने कहा था सराउंडिंग फैक्टर्स को हम कहते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट रिफर्स टू द स्पेसिफिक डायनेमिक्स, डायनेमिक्स एक्टिव फोर्सेस को कहते हैं। हालांकि कॉन्टेक्स्ट जो होता है एक्टिव होता नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट इसका इतना स्ट्रांग है कि आपकी सोच है कि कितना ये स्ट्रांग है, कि किसी की प्रेजेंस में आप बात करते हैं तो वो प्रेजेंस जो है वो सारे कॉन्टेक्स्ट को कंट्रोल कर रही होती है। उसमें बात करना कैसा होगा, देखें, एक बात किसी के सामने कहना, एक बात है उसकी बैक पे कहना, बड़ा डिफरेंस है। तो ये डायनेमिक्स में देखना कि क्या क्या चीजें हैं जो आपके मैसेज को अफेक्ट करेंगी। That impact on a particular interpersonal communication, they include 3 dimensions. एक है फिजिकल, फिजिकल क्या होती है, where the communication takes place, e.g. स्कूल वर्सेस फ्यूनरल। स्कूल में जब आप होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो उस कम्युनिकेशन कैसी है, किसी जनाजे पे आपकी कम्युनिकेशन कैसी होगी। पार्लर वर्सेस ऑफिस, पार्लर
पार्लर, ये जो ब्यूटी पार्लर है ना, वो नहीं पार्लर है, वो तो ब्यूटी की वजह से ब्यूटी पार्लर है कि उसमें वो काम जो ह्यूमन डेकोरेशन का हो रहा है ना, उस वजह से वो ब्यूटी पार्लर है। अदरवाइज पार्लर कोई सिटिंग रूम, ड्राइंग रूम, कॉमन रूम जहाँ आप रिलैक्स करते हैं, वो पार्लर है। तो पार्लर में आपकी कम्युनिकेशन किस तरह की है और ऑफिस में किस तरह की है, ये देखना। फिर एक स्टूडेंट क्लास में टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। कोई स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें इतना कॉन्फिडेंस हो को हमेशा ही वो बात पूछ लें। हमेशा वाले तो बहुत शाज़ो नादर ही होते हैं। कुछ पूछ लेते हैं, अगले क्वेश्चन के लिए वो भी सोचने लग जाते हैं पूछें ना पूछें। अब कुछ ऐसे हैं जिन्हें पूरा सेशन गुजर जाता है क्लास में, कभी टीचर से बात नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं। क्यों? वो शायद इतने होते हैं, वो समझते हैं मैं कोई बात करूंगा लोगों ने मेरे ऊपर हंसना है, और पता नहीं मेरा क्वेश्चन हो सकता क्वेश्चन ही गलत हो जो मैं पूछ रहा हूँ, दूसरों को सबको आता हो, मैं पूछूंगा, मैं पता नहीं कैसा फील करेंगे लोग। तो ये जो होता है, ये एक इस कॉन्टेक्स्ट में, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में स्पेस का बहुत बड़ा रोल है। वही स्टूडेंट जब टीचर बाहर से निकलता है क्लासरूम से, पीछे जाकर पूछाता है। अब वो क्या है कि एक कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ, अब वो जाकर पूछ रहा है। फिर सोशल स्लैश साइकोलॉजिकल, ये दोनों सेम ही हैं। सोशल के किसी सोसाइटी में किसी आदमी का स्टेटस क्या है, साइकोलॉजिकली वही लोगों के माइंड में बैठा होता है। दिस डायमेंशन इंक्लूड्स स्टेटस, फॉर एग्जांपल टीचर प्यूपल। अब स्टूडेंट जो है वो टीचर का उससे बात करते हुए रिगार्ड क्यों कर जाता है, वो एक उसके माइंड में उसकी रिस्पेक्ट बैठी हुई है, उस वजह से वो जब भी कम्युनिकेट करेगा उस स्टेटस को माइंड में रख के बात करेगा। फिर कल्चर एंड द रूल्स एंड गेम्स पीपल प्ले। कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स हैं, ये अपना रोल प्ले करते हैं। अब कुछ चीजें हमने यहाँ की इस कल्चर में हमने देखी होती है, हम उसी के मुताबिक कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं ये अच्छा तो नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? कि हमारे कल्चर में उसको बुरा समझा जाता है, दूसरे कल्चर में उसको ठीक हो। अब ये जैसे आई कांटेक्ट है, हमारे कल्चर में बड़ों के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना रूडनेस है, बदतमीजी है, लेकिन अमेरिकन कल्चर में अगर आप आई कांटेक्ट अवॉइड करेंगे दैट मीन्स यू आर डिसऑनेस्ट। वहां पे आपको मेंटेन करना पड़ता है। अब कल्चर्स क्या करेंगे वहां पे, अब किस कल्चर में कैसे कम्युनिकेट करना ये सीखना पड़ेगा, अदरवाइज ये कॉन्टेक्स्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग इसका इम्पैक्ट है। फिर द रोल्स एंड गेम्स पीपल प्ले। रोल, कौन से रोल को हम अच्छा समझते हैं। अब टीचर्स, आमतौर पे हम टीचर्स का एक स्टेटस अच्छा समझते हैं, डॉक्टर का स्टेटस अच्छा समझते हैं, इंजीनियर का अच्छा है, ड्राइवर का साथ ही कह देते हैं नहीं ये नहीं अच्छा स्टेटस। हालांकि हर आदमी अपने अपने प्रोफेशन में है। इलेक्ट्रिशियन कहते नहीं ये तो अच्छा स्टेटस नहीं है। अब ये क्या है कि ये स्टेटस हमने खुद किसी ना किसी कल्चर में खुद डिफाइन किए होते हैं, लेकिन ये जो भी आदमी का रोल होगा वो जरूर उस कॉन्टेक्स्ट में अपना रोल प्ले करेगा। तो इस वजह से हम ये कहते हैं यूनिवर्सल ऑफ कम्युनिकेशन में कॉन्टेक्स्ट शामिल है। कोई आदमी उसका जो रोल है उसने उसी के मुताबिक कम्युनिकेट करना है। अब एक आदमी वो जो कम्युनिकेट करता है, आप कहते हैं यार वो चलो कोई बात नहीं, वो बंदा इस तरह का है, वजह क्या है, वो कहते हैं देखो ना उसका काम भी कौन सा है, जिस तरह का काम करता है उसी तरह की उसकी कम्युनिकेशन। तो हर आदमी ने अपने रोल के मुताबिक ही कम्युनिकेट करना है। गेम्स भी लोग वही जो किसी कल्चर में किसी रोल के मुताबिक हों सिंक्रोनाइज कर दें, फिर तो हम समझते ठीक है। वरना प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कहीं पे आपकी जो गेम्स है ना यहाँ पे जो आप अपने तौर पे खेलते हैं, अब पता चले कि प्राइम मिनिस्टर साहब वीडियो गेम्स खेलने के लिए गली में गए हैं, तो ये कहेंगे ये क्या हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। लोग अपने स्टेटस के मुताबिक गेम्स खेलेंगे, उसके अलावा वो गेम्स नहीं खेलेंगे। फिर टेम्परल इसका ताल्लुक है टाइम के साथ। टेम्पस लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है टेम्पस, जिसका मीनिंग है टाइम। तो ये टेम्परल भी इसमें यस वलीद। सर आपने अभी बताया कि जो स्टेटस है, अगर कोई आपका इलेक्ट्रिशियन हो तो हम उससे बात करेंगे, लेकिन सर हम तो यहाँ पे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर कोई हमारे पास कोई बिजनेसमैन सामने आ जाए तो हम उससे अच्छी कम्युनिकेशन किस तरह कर सकते हैं? अब तो उसका स्टेटस तो वो उसका हुआ, उसका हमारा कम्युनिकेशन से कोई ताल्लुक तो नहीं ना हुआ। नहीं, क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक स्टेटस है कि एक कंपनी का डायरेक्टर है, आपने उससे बात करनी है, एक उस कंपनी का पीएन है उससे बात करनी है, क्या ख्याल है कम्युनिकेशन एक जैसी होगी? नहीं, बस यही है फिर, ठीक यही है सर, सोशल thank you। क्यों माइंड में बैठा होता है ना।
इसने आप इस कॉन्टेक्स्ट ने खुद आपको बताना है कि आप किस तरह की कम्युनिकेशन करेंगे। सर तो जो हम किसी बिजनेसमैन के साथ करेंगे वो फॉर्मल होगी हमारी ज्यादा? ये तो डिपेंड करता है ना कि फॉर्मेलिटी तो होनी है कि अगर आप एक्सटर्नली कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ। देखें, अब हम स्टेटस देखेंगे, एक है कि आपके कोई मामू कोई चचा वगैरह वो बिजनेसमैन है, वहाँ तो हमारी जो ना ये पर्सनल चूंकि लाइक्स डिसलाइक्स और एक रिलेशंस इमोशनलिज्म इन्वॉल्व होता है, उसे हम फिर एज अ बिजनेसमैन उनसे बात नहीं कर रहे होते, हम उनसे ऐसे ही बात कर रहे होते जैसे हमारे कोई अजीज हैं, वो तो वैसे सोशल कम्युनिकेशन है। लेकिन बाहर जाके जहाँ करेंगे उसमें फॉर्मेलिटी का लेवल तो हाई होगा क्योंकि आप एक्सटर्नली कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर। उसके बाद टेम्परल में क्या है, द टाइमिंग ऑफ द कम्युनिकेशन बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम ऑफ डे बट ऑल्सो द टाइमिंग ऑफ द कम्युनिकेशन रिलेटिव टू अदर थिंग्स। अब इसमें दो तरह से हम देखते हैं। एक तो टाइम हमने देखना है टाइम क्या है कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे मॉर्निंग में कम्युनिकेट करना, आफ्टरनून में कम्युनिकेट करना। देखें, अब कोई जैसे कोई मीटिंग है, आपने देखा कि मीटिंग मॉर्निंग में कम ही है कि जाती क्या आज मीटिंग, नहीं ये नहीं होता, बल्कि क्या आमतौर पे आफ्टरनून्स में मीटिंग कि उसका वो टाइम अच्छा लगता है। इस तरह से अगर आप इसको नॉन वर्बली भी देखें, मीटिंग के अलावा खाने पे किसी को बुलाना है तो नाश्ते पे कम ही बुलाया जाता है कि नाश्ते में वो देखे ना, कोई बारात आ गई, बारात किस वक्त खाना दे रहे हैं, वो नाश्ते पे बारात आ गई, ऐसा नहीं होता आमतौर पे, क्या है लंच है या डिनर है। तो ये हम टाइम्स के साथ हमने वर्बली नॉन वर्बली कम्युनिकेट करना। फिर दूसरा ये है कि एक टाइम हम इस तरह से भी देखते हैं कि क्या ये सूटेबल टाइम है। सूटेबल टाइम से क्या मतलब ओकेजन है, मौका है बात करने का। अब देखेंगे, आपके फादर आते हैं बाहर से, आप घर आए, और औरतों को जो एक आदत है ना, बड़ी गलत आदत है, अब ये तो हम भी खुद भी घरों में यही कहते हैं लेकिन हटती नहीं है। जाते ही इसने ये किया, इसने ये किया, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, ये उसके साथ लड़ पड़ा, ये उसके साथ। तो थोड़ा सब्र कर लो, जरूरी है कि उसी वक्त आते यही बातें बतानी है, थोड़ा सा सब्र कर लो। को आधा पौना घंटा वो रेस्ट बंदा पता नहीं किस कंडीशन में आया होता है। अब ये जो होती है ना यहाँ पे टेम्परल, एक तो टाइम था कि मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग 9 बजे 10 बजे, वो तो ठीक है। एक टाइम ये भी है कि क्या ये मौका है बात करने का। अब मर्द हजरात आते हैं बाहर से, आते औरतों ने पहली बात उसने ये कर, आपसे समझाते क्यों नहीं, उससे रेस्ट तो थोड़ा करने दो, क्या ये टाइम है ये बात करने का, ये चेक करना है। तो इसी तरह से ऑफिस में कि एक वो जो आपका डायरेक्टर है वो है कुछ टेंस, किसी बात पे किसी को डांटा, आप उसे बताते हैं कि वो आज एक कस्टमर आया था बड़ी मजाइया बात करके गया, वो आपको बतानी है। अब वो मजाइया बात करने का टाइम नहीं है, वो उस वक्त ना उसे वो जोक्स वगैरह सुनाए। अभी देखें, बट ऑल्सो टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन रिलेटिव टू अदर थिंग्स, आफ्टर अ ब्रेक और टेलिंग अ जोक आफ्टर डिलीवरिंग द बैड न्यूज दी, उसके साथ ही आपने जोक सुना दिया। फिर है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। This refers to the relative experience of the people who are communicating and must be taken into account to ensure communication is effective. Field of experience, इसमें relative experience लोगों का है, जो भी लोग communicate कर रहे हैं हर आदमी का अपना अपना। मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, कोई आगे communicate करने वाला हो सकता क्रिकेट का प्लेयर हो, या हो सकता है वो बिजनेसमैन हो सकता है कि कोई वो ड्राइवर हो, इसी तरह से हो सकता है कि वो कोई अपनी कुछ छोटी मोटी कोई ना फर्म बना के उसे अभी चलाने। हर आदमी का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस, अकाउंटेंट का और एक्सपीरियंस है, ड्राइवर का और एक्सपीरियंस है, प्लेयर का और है, टीचर का और है। तो ये रिलेटिव एक्सपीरियंसेस हैं सबके। इन्होंने कम्युनिकेशन में अपना रोल जरूर प्ले करना है। हमें जब कोई पूछता है कि कोई एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या है कि स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं, टीचर इस तरह करते हैं, स्कूल में ये होता है, कॉलेज में ये होता है। अब ये क्या है कि इसका मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस है हम तो उसी एग्जांपल देंगे। इमरान खान जब पॉलिटिक्स में आया, आपको याद होगा कि उस वक्त क्या हुआ, पॉलिटिक्स में पुराना ही था, मतलब जब ये थोड़ा सा पॉपुलर हुआ उस वक्त फिर टर्म्स भी सारी वो क्रिकेट वाली यूज होना शुरू हो गई। वो जो मुस्लिम नून की एक और विकेट गिर गई, पीपल्स पार्टी की विकेट गिर गई। अब ये क्या था, ये जिस तरह का आदमी एक्सपीरियंस है उस तरह की कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाती है। तो ये हमने इसको कंसिडर जरूर करना है कि हम जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका जिस तरह का एक्सपीरियंस है उसे कोई लैटिट्यूड भी देना पड़ेगा कि उसने बात उसी फील्ड की करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट हु हैज कंप्लीटेड ऑल हिज ट्रेनिंग हैज एक्सपीरियंस ऑफ द टास्क they may be asking a trainee accountant to perform and can manage the trainee accordingly. Accordingly उसने क्यों करना है कि उसने जिस तरह की ट्रेनिंग उसकी अपनी हुई उसके माइंड में वही है। आप लोगों से पूछा जाता है कि आप जरा
पास्ट परफेक्ट का कोई सेंटेंस बताएं। आपके पास 2 ही सेंटेंसेस हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था और मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। ये पास्ट परफेक्ट के 2 ही सेंटेंसेस। रीजन क्या है? एक्सपीरियंस यही है। तीसरा सेंटेंस नहीं है आपके पास। कहते कंडीशनल सेंटेंस की एग्जांपल दें, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। चलो, ये एक्सपीरियंस। तो आदमी का जो एक्सपीरियंस होगा उसने तो वही उसी तरह की बातें करनी है। इसकी वजह से हम किसी से फेड अप ना हो। क्यों? उसका एक्सपोजर ही इतना है। फिर where people have not shared the same experiences, they will need to empathize with others in order to share effective communication. तो जहां पे लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे, उस सूरत में क्या करें? वो उन्हें चाहिए कि एम्पथाइज करें। एम्पथाइज ये सिंपथाइज का सिनोनिम है, लेकिन यूज उस सेंस में नहीं करना कि जिस तरह बड़ा कोई तर्स किसी का नहीं। इससे मुराद क्या है कि अगले आदमी की बात को उसी के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक समझने की कोशिश करना। इतना तो रिलीफ उसका राइट है कि उसकी बात आप उस तरह ही समझें। एक आदमी आप देखें ना, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो अरबों खरबों का मालिक है, और एक आदमी से रो के कहानी क्या सुना रहा है कि मेरे साइकिल का मडगार्ड टूट गया। अब वो उस पर हंसना शुरू कर दो, जी ये भी कोई लॉस है। देखो उस बेचारे को, उसकी तो जो उसका एक्सपोजर है उसने तो उसी के मुताबिक बात करनी है। इसलिए किसी का ये इस बात पे रोना कि उसके 5 रुपए गुम हो गए तो हम उस पर हंसेंगे नहीं। वो बच्चे के पास होंगे ही उतने, अब आप उसकी वजह से उस पर हंसे नहीं। इसलिए जिसका जो फील्ड एक्सपीरियंस उसके मुताबिक ही उसके साथ बात की जाए, जिस फील्ड का वो है। अब अगर एक बिजनेसमैन टीचर के साथ बात करेगा तो वो सब मार्केट की बातें करेगा, हमारे हो सा सरदर्द शुरू हो जाए कि ये क्या है। अब मैं आपको एक वैसे बताता हूँ पर्सनल बात कि जहन जो है तबलीग की वजह से, अल्लाह का शुक्र है कि तबलीग में लगे तो कोई माइंड सेट जो है ना किसी ट्रैक पे आया। वो एक आदमी ने एकदम मस्जिद से निकला, मस्जिद बाहर खड़े होकर वो चोरी साहब कर देखे उन्होंने 50 कमरे उस बंदे ने बनाए, मैं अपने बच्चे को क्या जाके देख के आऊँ। आप बिलीव, मे बी यू बिलीव इट और नॉट, मेरे ना सर में दर्द शुरू हो गया कि ये कौन सी जिंदगी है कि 50 कमरे बनाए तो वो जाके देख के आए लोग। इसका मतलब बंदा तो सर पीटता रहे कि मेरे पास कब इतने पैसे होंगे मैं 50 कमरे बनाऊं। किसी के पास है, किसी के पास नहीं, अल्लाह की तकसीम है। ये कौन सा तरीकाकार है कि 50 कमरे बन गए तो उसका तो बहुत बड़ा आदमी हो गया। बड़े बिजनेस की वजह से कोई आदमी बड़ा नहीं बनता, छोटे बिजनेस की वजह से कोई छोटा नहीं होता, छोटी जॉब की वजह से कोई छोटा नहीं होता। ये तकसीम है अल्लाह पाक की। ये हर आदमी को अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है। किसी ने पीएन बन के खिदमत करनी है, किसी ने बिजनेसमैन बन के करनी है, लेकिन धोखा उसे ये है कि लोग मेरी खिदमत के लिए हैं, नहीं। तो ये हर आदमी का अपना अपना। अब जो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन जब वो बिजनेस की बात करेगा तो मुझे सुननी चाहिए, बजाय इसके मैं ये कहूँ कि ये कहाँ की बातें उसने शुरू कर दी। ये क्या है कि जब लैटिट्यूड उसे देना है, ये इसलिए कि ताकि आपकी कम्युनिकेशन, जिसके साथ आपकी सेटल्ड कम्युनिकेशन है कि होनी है, वो करनी पड़ेगी, उसकी बात सुने। और जब आप अपनी एग्जांपल्स इधर उधर की दें तो उसे भी सुनना पड़ेगी, बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इफेक्ट्स, दिस यूनिवर्सल रिफर्स टू द इफेक्ट दैट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हैज ऑन समवन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इम्पैक्ट के बगैर, इफेक्ट के बगैर नहीं है। यानी ये नहीं हो सकता आप कहेंगे कि मैंने तो इतनी सी बात कही थी, इससे क्या हुआ, मैं कौन सा बड़ा हूँ, मैंने कौन सा कोई बात इतनी कह दी थी, हम तो घर में बच्चे हैं जी इसलिए हमने कह दी, हाँ वो हमारे पेरेंट्स कहें फिर बात है। नहीं, आप देख लें फैमिली में जिनके साथ नहीं बनती, आपकी बात का भी उतना ही ज्यादा बुरा माना जाता है जितना आपके पेरेंट्स का। ये नहीं हो सकता आप कहेंगे कि मेरी बात से क्या हुआ, इतनी सी बात से क्या होता है। नहीं, वो क्या करते हैं अगले, वो इस बात का हिसाब लगा लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स से निकल दिमाग में भरा ही यही है। ये बात इसलिए इससे करते हैं, बात ना पीछे इसका वालिद ही बोल रहा है। अब ये कैसे हो सकता है, आप ये समझे कि इसका इफेक्ट कोई नहीं। हर कम्युनिकेशन, किसी ऑफिस में आपने जो कुछ बोला है, ये एक इफेक्ट है, कहा जाता है बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है कि एक तितली जो ना उसने पर अपने हिलाए, हालांकि कितनी हवा उससे उड़ी होगी, लेकिन उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर है। उसको यूं समझा जाता है कि हो सकता है कि ऐसी तितलियां सारी अगर फड़फड़ाना शुरू कर दें तो तूफान आ जाए, इसलिए इफेक्ट जरूर है। इफेक्ट के बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं। The this universe refers to the effect that interpersonal communication has on someone, i.e. all interpersonal communication has some kind of impact on each other. जो कुछ भी आप कहेंगे, जो कुछ भी आप एक्ट करेंगे, उसका इम्पैक्ट जरूर होगा। उसके बाद है ethics. This universe refers to the moral code of right and wrong
and presides that ethics may or may not specifically exist as a reference point in communication. कम्युनिकेशन में कोई ना कोई मॉरल कोड आपकी नज़र में जो बात अच्छी है दूसरी नज़र में गलत हो सकती है, इसलिए एथिक्स ने अपना रोल जरूर प्ले करना है, आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी। इस एथिक्स के बगैर आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? एक आदमी की नज़र में एक बात बुरी है, आप अच्छी समझ के उसके साथ करते जा रहे हैं, नहीं। तो ये जो ना राइट और रॉन्ग हर कल्चर में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंट्री में, हर रिलीजन में ये अपने अपने पाए जाएंगे। इसमें वो हो सकता है कि ये रेफरेंस पॉइंट के तौर पे भी बन जाए, हो सकता ना हो। रेफरेंस पॉइंट क्या है कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर कम्युनिकेट किया और रूडिश किस्म की आपकी कम्युनिकेशन है, तो मे भी वो आइंदा से ये समझ लें कि इस ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग हैं ही रूड। मे भी इसलिए कह रहा हूँ, उसने कहा कि मे और मे नॉट स्पेसिफिकली एग्जिस्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट, लेकिन उसने मे जो है वो ब्रैकेट के बाहर यूज किया, यानी ज्यादा चांसेस ये हैं कि ये एक रेफरेंस पॉइंट बन जाए। जिस तरह की आप कम्युनिकेशन कहीं पे करके आएंगे, वो एक टच स्टोन, रेफरेंस पॉइंट होता है, टच स्टोन एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि इसने इस तरह की कम्युनिकेशन करनी है। तो मेरे ऊपर इंडिविजुअली या मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे कहीं लेबल ना लग जाए, इस बात से हमें बचना है। ये थे कुछ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स। आगे फिर कल इंशाल्लाह देखेंगे बैरियर्स वगैरह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।